मिसलेनियस की स्पेलिंग मैंने याद कर रखा है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है लिखने का। मिसलेनियस एक्सरसाइज। जब मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ, सारी स्पेलिंग में याद करके जाता है। मिसलेनियस, सेंटर, ओरिजिन की तो मुझे याद है बाकी क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन ये स्पेलिंग से बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक कमाल की बात है कि ज़्यादातर जो टीचर्स वहाँ पे लेते हैं ना, मैथ्स के टीचर्स इंटरव्यू वगैरह, उन्हें भी ये याद नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं चीज़ों में। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट। ओरिजिन क्या है हमारे पास में? 0 0 0। ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन 2 1 1, ये जो लाइन है ये इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 एंड 4 3 -1, कि ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB। AB के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे ग्रेटर? A2 - A1 नहीं, X2 - X1, X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1। तो X2 - X1 बस ये AB लेना है तो ये इनिशियल पॉइंट ले लो, ये टर्मिनल पॉइंट ले लो, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लेना है D ऐसी, मतलब अगर A से B ले रहे हो तो C से D ले लो। तो हम AB के निकाल रहे हैं, वैसे तो तरीका तो यही है, X2 - X1, 2 - 0, Y2 - Y1, 1 - 0 और 1 - 0। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आए इन्हें मैं A1 B1 C1 लिख देता हूँ, 2 1 1। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन CD 4 - 3, एक में से एक गया 0। अगर ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आना चाहिए हमारा? 0 आना चाहिए। तो A1 A2 2 × 1, B1 B2 1 × -2 और 1 × 0, आप देखो ये 0 ही आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर। कॉपी कीजिए से, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है और कॉन्सेप्चुअल भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मुझे? इफ M1 N1 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two mutually perpendicular lines। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, सपोज वही हमारी ये दो लाइंस है, OX और OY लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, समझा रहे तो है। दो लाइंस है OX एंड OY, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे दिए हैं N1 M1 N1, ठीक है, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए हैं L2 M2 N2। इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे क्या दिए? N1 L2 M2 N2। अब हमें ये शो करना है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस। अब हमें शो करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस, इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए भैया M1 N2 M2 N1 N1 L2 और
N2 L1 L1 M2 L2 M1। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये होने चाहिए, हमें ये शो करना है। तो मैं कहता हूं कि इस तरफ का जो एक यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर को मैं ले लेता हूं n इस लाइन पर। अच्छा, तो अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ द वेक्टर अलोंग OX के अलोंग जो वेक्टर है उसकी इक्वेशन, इसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए मुझे L1 M1 N1। तो इसके जो वेक्टर होगा वो मैं लिख देता हूं L1 I कैप M1 I कैप सॉरी J कैप प्लस N2 K कैप। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, L1 I कैप M1 J कैप N2 K कैप। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ द वेक्टर अलोंग OY के अलोंग जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द वेक्टर है वो मैंने लिख दी L2 I कैप M2 J कैप एंड M3 K कैप। अब आपको एक मैंने डेरिवेशन भी कराया था, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर निकाली थी, तो AB क्रॉस CD करके निकाली थी इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर की। अगर आपको नहीं पता तो यही समझ लो, अगर दो लाइंस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उनकी परपेंडिकुलर अगर हमें कोई भी लाइन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, हमेशा उनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगी। किससे निकलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू OX एंड OY, इनके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकलेगी, वो निकलेगी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OX क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OY। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब है कि अब हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ऊपर तो आ जाएगा I J K, याद है ना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला था, ये क्या आ जाएगा L1 M1 N1, क्या था यार गलत लिख दिया, L2 M2 N2, पता नहीं क्या लिखता रहता हूँ, L2 M2 N2। अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, I के साथ में आ जाएगा M1 N2 माइनस का M2 N1 माइनस J के साथ में आ जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस K के साथ में आ जाएगा L1 M2 माइनस का M1 N2। अगर हम ये नेगेटिव वाला साइन चेंज करना चाहते हैं, M1 N2 M2 N1, नेगेटिव वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज होकर पॉजिटिव, और L1 N2 L2 N1 इंटू J प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 इंटू K। तो अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन याद है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, M1 N2 M2 N1 L1 N2 L2 N1। एक मिनट, जब मैंने ये साइन चेंज किया तो अंदर वाले भी चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2, ये हमारा L1 M2 M1 N2। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, अलोंग द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के अलोंग जो इक्वेशन होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज ही उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, सो M1 N2 M2 N1 कॉमा L2 N1 माइनस L1 N2 कॉमा L1 M2 M1 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू A एंड B। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम तो दोबारा से कर ले रहे हो, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं उनको कुछ भी नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस अपने स्कूटी में बैठ के पूरी रुड़की घूमते रहे। हाँ जी बच्चों, चलो
इसके बाद ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios are a1 b1 and c1 whose direction ratios are a b and c। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो क्या है a b and c, और दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन रेशियोज हैं। अच्छा, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए गए तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ऐसे, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 वेक्टर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b2 वेक्टर। ये वाला यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैसे से यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर आप चेक करोगे ना तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ही 0 के इक्वल आ जाएगा, चाहे आप करके देखें। और ये 0 आने का मतलब है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 90। मेरी बात भी सही है, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। हमारी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी कुछ फिगर बनानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या करना है मुझे, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन OX, OY, OZ, OX, OY and OZ। अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के क्या हो पैरेलल एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इधर देखो जरा इसको कॉन्सेप्ट, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा बच्चों तो ये आएंगे, लेकिन ये ओरिजिन से कोई पास नहीं। इस साइड भी कर सकते हैं, है ना। तो एक पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उस लाइन को कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। समझ में आया। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इस लाइन को कहाँ पर होना चाहिए, इस लाइन ओ एक्स के ऊपर ही होना चाहिए, तब उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, वो होगी 0। भाई पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम। तो अगर ये लाइन ओ एक्स के ऊपर ही होगी तो ये कहाँ से हो जाएगी, ओरिजिन से भी पास होगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा सेम होगी और वो डिस्टेंस होगी 0। तो for a equation for a line parallel to x axis, एक लाइन जो x axis के क्या है parallel and passing through the origin and passing through the origin must be on the x axis। इस लाइन को कहाँ रखे, मस्ट बी ऑन द x axis। तो हमारे को ये नहीं पता कि x axis पे कितनी डिस्टेंस पे है, तो हमने कहा कि इस पर कोई पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट a, इस पर कोई आर्बिट्री पॉइंट क्या ले लिया मैंने, a ले लिया। सो लेट एनी पॉइंट ऑन द x axis be a and direction ratios of this line, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे a 0 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y और z क्या होंगे इस पर 0। अगर मैंने कोई पॉइंट a ले लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका जो आंसर है मुझे याद है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इसकी किस में है, आंसर में कार्टेशियन फॉर्म में।
तो मैं भी उसी को लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब 0 0 0 से पास हो रही है। इसका मतलब x1 y1 z1 कितना है? 0 0 0। x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। पहला वाला जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? a। अगला वाला डायरेक्शन रेशियो 0, उससे अगला वाला डायरेक्शन रेशियो 0। ठीक है। या फिर अगर मैं तीनों के तीनों को a से डिवाइड कर दूं, तीनों के डिनोमिनेटर्स को किससे डिवाइड कर दूं? a से। समझ में आ रहा है? अब इक्वालिटी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इक्वालिटी में हम किसी से भी डिवाइड, मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं। तो तीनों के अगर डिनोमिनेटर्स को मैं a से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x अपॉन a अपॉन a कितना हो जाएगा? 1। y के साथ 0 अपॉन a क्या हो जाएगा? 0। और z के साथ में 0 अपॉन a क्या हो जाएगा? 0। तो ये आंसर है। आंसर ये भी सही है लेकिन बुक में आंसर ये दिया हुआ है। आंसर वेक्टर फॉर्म में भी सही है लेकिन बुक में आंसर कार्टेशियन फॉर्म में दिया। कॉपी करो। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? फाइंड द, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये पॉइंट्स थे ए बी सी डी। ए क्वेश्चन नंबर, बी सी एंड डी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 2 3, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 7, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -4 3 -6 एंड डी के कोऑर्डिनेट है 2 9 2। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। किस किस के बीच का एंगल फाइंड करना है? ए बी और सी डी के बीच का एंगल। तो ग्रेटर कैसे निकलेगा ए बी और सी डी के बीच का एंगल? हाँ, पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो हम इसको नाम दे देते हैं a1 b1 और c1। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। y2 माइनस y1 5 माइनस 2 ये भी कितना आ जाएगा? 3। z2 माइनस z1 7 माइनस 3 4। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी ये आ जाएगा a2 b2 c2। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है 2 माइनस 4 कितना आ गया? 6। 9 माइनस 3 6 एंड 2 माइनस माइनस 6 8। अब इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ द लाइन सी दी है हमें, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, z माइनस 3 अपॉन 2। ये तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। देखो ये वाली जो इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये तो इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में, और ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ये जो a है ये तो ये है x1 y1 z, मतलब अगर इसका a लिखना चाहो तो i प्लस 2j प्लस 3k, और b जो होता है ये डायरेक्शन कोसाइंस वाला वेक्टर होता है जो उसके पैरेलल था। तो इसके अगर मैं b लिखना चाहूँ तो उसमें a1 ये होगा, a2 ये होगा, a3 ये होगा। तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर दूँ, we have a1 comma b1 comma c1 minus 3 comma 2k 2। नीचे वाले को देखो a2 comma b2 comma c2, ये क्या आएगा 3k 1 minus 5, 3k 1 minus 5। if both are mutually perpendicular, if both are mutually perpendicular, तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू कितना होगा 0। कंडीशन आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी करो।